हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए यूपीएससी हिंदी द्वारा 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की ये सीरीज़ चलाई जा रही है और इस सीरीज़ के माध्यम से 500 अति महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको डिस्कस कराया जा रहा है। देखेंगे इस सीरीज़ में आज की ये जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तथा आज का जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि यूपीआई 1, 2, 3 पे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला कथन है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है, और इसमें जो दूसरा कथन है कि इसके माध्यम से टैक्स संदेश भेजकर वित्तीय और गैर वित्तीय भुगतान किया जा सकता है। देखेंगे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों। देखें अगर दोनों को, तो जो यूपीआई 1, 2, 3 पे ऐप है इसको जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है तथा इसके माध्यम से जो है टेक्स्ट मैसेजेस भेजकर वित्तीय और गैर वित्तीय भुगतान किया जा सकता है। अब यहाँ हम यूपीआई जो 1, 2, 3 पे है उसको समझेंगे। तो देखेंगे यूपीआई 1, 2, 3 पे के तहत जो है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर हम देख सकते हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यानी कि वो जो भी लोग हैं जो कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, अब वो भी ऑनलाइन पेमेंट्स या फिर पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसीलिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूपीआई 1, 2, 3 पे का जो प्रारंभ है वो किया गया है। देखेंगे अभी भी देश में जो है देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कीपैड फ़ोन का यूज़ करता है तथा इसके माध्यम से जो है कि वो पेमेंट नहीं कर सकता है, या फिर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देना या फिर डिश रिचार्ज करना वो इस फ़ोन के द्वारा अभी नहीं किया जा सकता है। तो इसी में देखेंगे, लेकिन जो यूपीआई 1, 2, 3 पे ऐप है इसके द्वारा हम पेमेंट के अलावा जो है ईएमआई का भी पेमेंट कर सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं तथा व्हीकल फास्टैग रिचार्ज इत्यादि को भी कर सकते हैं। तो इसमें देख लेंगे इसमें दोनों कथन सही है, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, और यहाँ ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है काठमांडू, और ऑप्शन डी है दिल्ली। क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। द 15th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू एंड ऑप्शन डी दिल्ली। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी ढाका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है कि वो बांग्लादेश के ढाका में शुरू किया गया तथा इसे जो है कि बांग्लादेश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं हसन महमूद, उनके द्वारा जो है कि इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसमें देख लेंगे और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो डेनिस गंसेल के निर्देशन में जो बनी फिल्म थी, फिल्म का नाम यहाँ देखेंगे जिम बटन एंड द वाइल्ड 13, उसके प्रदर्शन से हुई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ है वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग जो है कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी है आईआईटी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखेंगे आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा जो है एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है और जिसका जो उपयोग किया जाएगा जो पौधों में जो बैक्टीरियल और फंगल जो बीमारियां लगती हैं उनको बचाने के लिए जहां कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो कीटनाशकों के स्थान पर जो है इसका प्रयोग किया जाएगा।
अगर हम देखें नैनो पार्टिकल को, तो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हैं तथा यह कम सांद्रता में ही अधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा मिट्टी पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं डालते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे जो ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो बनाया गया है वो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश का संबंध है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए पत्रकारिता से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी एमएसएमई से एंड ऑप्शन डी है न्यायिक प्रणाली से। क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल सुपेश इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए जर्नलिज्म, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी एमएसएमई एंड ऑप्शन डी जुडिशियल सिस्टम। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी जुडिशियल सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे जो न्यायिक प्रणाली है इसका सही उत्तर हो जाएगी। अब सुपेश पोर्टल को यहाँ देखते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पोर्टल सुपेश है उसको लॉन्च किया है। यहाँ इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। देखेंगे इस पोर्टल के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट में मामलों की फाइलिंग के समय जो प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा होती है उससे निपटने के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ सुपेश पोर्टल को समझ लेते हैं। देखेंगे आज भी न्यायालयों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनमें जो है कि लंबित मामले हैं। न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं आज भी न्यायालयों की सबसे बड़ी समस्या है तथा इस दिशा में जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। और इसी क्रम में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सुपेश पोर्टल है वो लाया गया है। अब यहाँ समझेंगे ये पोर्टल क्या है। तो देखेंगे कि जब भी न्यायालय में कोई मुकदमा फाइल होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो अदालत के सामने रखे जाते हैं। तो ये जो सुपेश पोर्टल है इसके द्वारा जो है जब बहुत सारे तथ्य जो अदालत के सामने रखे गए हैं उस फैक्ट्स में से कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये बताया जाएगा तथा केस के निपटारे में जो है कि सहायता की जाएगी। तो इस प्रकार जो सुपेश पोर्टल है वो जो है कि न्यायालय की सहायता करेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो सुपेश पोर्टल है वो न्यायिक प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर एंड ऑप्शन डी है झांसी। क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। एंड ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी झांसी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्क को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो विकसित किया जाएगा ये गौतम बुद्ध नगर में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के दो प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च और जो तमेंगलोंग मैड्रिन ऑरेंज है उसको जो है कि भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग प्रदान किया गया है। देख लेंगे यहाँ क्वेश्चन जो है कि रिसेंटली टू फेमस प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट हाथी चिली एंड तमेंगलोंग मैड्रिन ऑरेंज हैव बीन गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे
कि मणिपुर के 2 उत्पाद जैसे हाथी मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखेंगे ये जो है कि जो मणिपुर के किसान हैं उनकी आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगी। वहीं अगर हम देख लें तो मिर्च की किस्म की खेती जो है वो झूम प्रणाली के तहत ढलानों पर की जाती है। यहाँ अगर हम हाथी मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज को देखें तो यहाँ इस पिक्चर में उनको देख सकते हैं। देख लेंगे यहाँ पे कि ये झूम कृषि क्या है या झूम प्रणाली से कृषि कैसे की जाती है। तो झूम कृषि के तहत जो है पहले जो वृक्ष होते हैं या फिर जो भी वनस्पतियाँ होती हैं उनको जो है कि काट के जला दिया जाता है। फिर जो है उस भूमि में भूमि को जोत दिया जाता है तथा जोत कर जो है उस पर बीज बो दिए जाते हैं। देखेंगे झूम कृषि जो है वो स्थायी कृषि नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न है कि किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। क्वेश्चन है कि विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट एट द 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है कि डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी है शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी एंड ऑप्शन डी है के शैलजा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पिक्चर में उनको देख सकते हैं, कैलाश सत्यार्थी की पिक्चर है। देखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जो है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे कि जो यूएन है इसके साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र है जो यूनाइटेड नेशन है उसमें अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अधिवक्ता हैं उनकी संख्या अब कुल 16 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। और देख लेंगे यहाँ क्वेश्चन को। इंडियाज़ फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन टू एंड ऑप्शन इज ए लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन बी कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन सी बेंगलुरु मेट्रो एंड ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसने जो है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है तथा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा का प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 46वां, ऑप्शन बी है 40वां, ऑप्शन सी है 56वां एंड ऑप्शन डी है 81वां। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 46वां। देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है जो भारत का स्थान है वो 46वां है तथा इसमें जो है कि शीर्ष देशों को देखें तो इसमें शीर्ष देश जो है वो स्विट्ज़रलैंड है तथा दूसरे नंबर पे स्वीडन तथा तीसरे नंबर पे यूएसए का स्थान है। और ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है वीपो उसके द्वारा लॉन्च किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अब यहाँ देख लेंगे जो ये इनोवेशन इंडेक्स का जो उद्देश्य है जो विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में नवाचार रैंकिंग और समृद्ध विश्लेषण के बहुआयामी पहलुओं को पर जो है पकड़ को मजबूत करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न परियोजना आय रास्ते का संबंध है और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है सड़क सुरक्षा, ऑप्शन सी है कोविड केयर एंड ऑप्शन डी है
ऑप्शन डी यहाँ देख लेंगे, एमएसएमई। हाँ, ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा एमएसएमई। और यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे कि प्रोजेक्ट आई रास्ते इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, बी रोड सेफ्टी, सी कोविड केयर एंड डी एमएसएमई। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी रोड सेफ्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे आई रास्ते जो है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना जो है आई रास्ते उसका शुभारंभ किया है। और इस जो परियोजना का उद्देश्य होगा वो सड़क दुर्घटनाओं को कम होने के साथ साथ जो है जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको उनके लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं, यानी सड़क दुर्घटना के कारणों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना जो है, समाधान निकालने के लिए आई रास्ते जो परियोजना है उसको प्रारंभ किया गया है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो आई रास्ते की फुल फॉर्म यहाँ देख लेंगे, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, यानी कि देखेंगे यहाँ प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान। तो देखेंगे आई रास्ते जो परियोजना है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो पहला कथन है कि इस योजना को 2021 में शुरू किया गया था। और जो दूसरा कथन है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। अब यहाँ देखेंगे उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए देख लेंगे केवल एक, ऑप्शन बी देखेंगे केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। अगर दोनों कथन को देखें तो उत्तर प्रदेश जो मातृत्व भूमि योजना है इस योजना को 2021 में ही शुरू किया गया था तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ इसको देख सकते हैं। 15 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की जो शुरुआत है वो की है। अब इस योजना को अगर समझें, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, तो इसमें देख लेंगे यूपी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ावा देने के लिए जो है कि ये योजना शुरू की गई है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, माना कि कोई गांव है और उसमें एक जो है कि ट्यूबवेल लगवाना है, तो और इस ट्यूबवेल का जो लगवाने की जो लागत आती है माना 1 लाख रुपए है, तो यदि उस गांव का कोई नागरिक 1 लाख रुपए में से उसका 50% यानी कि 50,000 अगर जो है 50,000 जो रुपए हैं उनकी मदद कर दे, तो ये जो ट्यूबवेल है ये उस आदमी के नाम पे या उसके घर में किसी के भी नाम पे हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि और इस प्रकार इस योजना के तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी ढांचों के विकास में जो है कि सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा। अब इसमें देखें कि कोई भी यहाँ मान लिया कि ये कोई भी ट्यूबवेल अगर किसी गांव में लगवाना है, अगर उसकी लागत 1 लाख आती है और कोई भी गांव का नागरिक अगर इसमें इसका आधे का भुगतान कर दे, तो ये ट्यूबवेल जो है कि ये उसके नाम से हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ देख सकते हैं इस योजना के माध्यम से जैसे गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना की जा सकेगी। और इसके अलावा हम अगर देखें तो स्मार्ट विलेज के निर्माण के लिए जो है सीसीटीवी लगवाना, सोलर लाइट्स लगवाना, सीवेज के लिए जो है कि एसटीपी लगवाने में जो कि नागरिकों की भागीदारी होगी, यानी नागरिक जो है इन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो है कि सीधे भाग ले सकेंगे। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन सही है, इसमें दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं। और इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि इस योजना के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को जो है मुख्यमंत्री ने कार्य योजना प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया है। यानी कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में ये कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी साबित होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है इक्वाडोर, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है एल सल्वाडोर एंड ऑप्शन डी है ब्राज़ील। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एल सल्वाडोर। यहाँ देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो है एल सल्वाडोर ने बिटकॉइंस को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता दी। और देखेंगे एक और देश अभी जो है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मान्यता देने वाला देश बन गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि अब एक और देश जो है इस क्लब में शामिल हो गया है। सोने और हीरे के भंडार होने के बावजूद जो है गरीब देशों में गिना जाने वाला जो अफ्रीका का देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन भी जो है बिटकॉइन को जो है कि आधिकारिक मान्यता देने वाला देश बन गया है। तो इस प्रकार देख लेंगे, इसमें जो सही हो जाएगा एल सल्वाडोर द्वारा जो है कि ये पहला देश है जिसको बिटकॉइन को जो है कि कानूनी निविदा स्वीकार किया गया है। और वहीं अगर दूसरे देश को देखें तो जो अफ्रीका का जो देश है सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिकन, उसने भी जो है कि बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर अपना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और देखेंगे ऑप्शन, कथन पहले देख लेंगे, कथन देख लेते हैं। पहला कथन जो है कि इसे नीति आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और दूसरा जो कथन है कि बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ देखते हैं इसमें जो है विकल्प जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन जो है कि सही है। तो देखेंगे ऑप्शन इसमें है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल दो। देखेंगे पहला कथन, तो इसे जो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर है इसे नीति आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये जो कथन है ये गलत है। इसे नीति आयोग की सहायता से नहीं बल्कि ट्राइफेड की सहायता से स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरा जो कथन हम देखें तो बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। तो ये कथन जो है कि वो बिल्कुल सही है। यहाँ इसको देख सकते हैं कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ जो है, जो ट्राइफेड है, उसने जो है कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व भर में स्थित 100 भारतीय दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बनाई है। वहीं अगर हम देखें तो स्वतंत्रता दिवस पर जो बैंकॉक है जो कि थाईलैंड में है, बैंकॉक में भारतीय दूतावास में जो है पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। अगर ट्राइफेड को देखें तो ट्राइफेड जो है कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है ब्राज़ील। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क। यहाँ देख सकते हैं कि भारत और डेनमार्क ने जो है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए या फिर हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी जो है कि की है, तथा इसके तौर पर संयुक्त रूप से ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड का भी शुभारंभ किया है। देखेंगे ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड क्या है, तो ये है जो अपतटीय पवनों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। यहाँ देख लेंगे अपतटीय पवनों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है भारत और डेनमार्क के सहयोग से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि कहाँ पर भारत का पहला
डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की गई है। एंड इसमें ऑप्शन जो है उसको देख लेंगे। ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी है पाक की खाड़ी में, ऑप्शन सी है खंभात की खाड़ी में, एंड ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी में। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कि वेयर इज अनाउंस्ड इस्ट प्लान टू establish India's first dugong conservation reserve, and option is A Gulf of Mannar, B in the Gulf of Pak, C in the Gulf of Khambat, and D in the Gulf of Kutch। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा इन द गल्फ ऑफ पाक। यहाँ देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की गई है। यानी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है जो पाक की खाड़ी है उसमें जो है कि पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। डुगोंग को देखें तो इसको जो है कि समुद्री गाय भी कहते हैं तथा ये एक शाकाहारी जीव है तथा ये जो है कि लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी की श्रेणी में आता है। देखेंगे लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च द क्लीनलीनेस एंड क्लीनलीनेस कैंपेन, एंड द ऑप्शन इज ए प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, एंड डी गौतम बुद्ध नगर। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा काली गर्दन वाली क्रेन या फिर काली गर्दन वाली जो सारस है उसको नया राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि लद्दाख। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए को राज्य पशु के रूप में तथा जो काली गर्दन वाली सारस है उसको जो है कि नया राज्य पक्षी के रूप में इनको घोषित किया है। अगर हम इन दोनों को देख लें तो जो यहाँ देखेंगे अगर हिम तेंदुए को तो जो हिम तेंदुआ है ये IUCN की लिस्ट में जो है विलुप्त प्राय की श्रेणी में आता है, विलुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। वहीं जो काली गर्दन वाली जो सारस है ये जो है कि IUCN की लिस्ट में संकटासन्न की श्रेणी में है, संकटासन्न की श्रेणी में है। अगला देख लेते हैं। तथा इन दोनों को जो है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है तथा जो राज्य पक्षी है वो घोषित किया गया है। लद्दाख का जो है राज्य पशु और जो राज्य पक्षी है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बैरासिउल पावर स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम एंड ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे और इसमें जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने 180 मेगावाट के जो बैरासिउल पावर स्टेशन है उसका स्वदेशी रूप से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया है तथा यह परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉक कहाँ पर स्थित है और यहाँ ऑप्शन देखेंगे।
ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक लोकेटेड, एंड ऑप्शन इज ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम एंड डी अरुणाचल प्रदेश। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जो डी है अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं नाबार्ड ने जो है 28 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में, देखेंगे 28 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है तथा यह योजना जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में दिरांग में स्थित जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है उसके द्वारा विकसित की गई है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं, अगर नाबार्ड को देखें, यहाँ देखेंगे नाबार्ड को देख लेंगे यहाँ, तो जो नाबार्ड है इसकी स्थापना जो की गई थी 1982 में की गई थी तथा ये जो है एक सांविधिक निकाय है। हेडक्वार्टर अगर देख लें तो ये मुंबई में है। तो ये नाबार्ड के बारे में कुछ तथ्य हो गए। वहीं अगर हम यहाँ देख लें अरुणाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स, तो यहाँ देखेंगे नामदफा, मुलिंगला, जो मुलिंग नेशनल पार्क है वो, दिबांग जो है जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सभी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क, मुलिंग नेशनल पार्क और दिबांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में नज़ला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ट्यूनीशिया, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है चाडो एंड ऑप्शन डी है नाइजीरिया। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूनीशिया। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में जो नज़ला बोर्डेन रोमधाने हैं जिनको ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यहाँ देखेंगे नज़ला बोर्डेन, जिसे नज़ला बोर्डेन के नाम से भी जाना जाता है, एक ट्यूनीशिया, यहाँ देखेंगे एक ट्यूनीशिया भूविज्ञानी और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं जो कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं और उन्होंने 11 अक्टूबर 2021 को पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कि किसे केंद्र प्रायोजित योजना जो है नमामि गंगे उसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। और ऑप्शन यहाँ देख लेंगे। ऑप्शन ए है मीठे पानी की डॉल्फिन, ऑप्शन बी है स्तनधारी डुगोंग, ऑप्शन सी है कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और ऑप्शन डी है बरगद वृक्ष। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में नमामि गंगे का जो आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है वो जो कार्टून कैरेक्टर जो चाचा चौधरी हैं, यहाँ इनको देख सकते हैं, उनको जो है कि नमामि गंगे द्वारा जो है कि आधिकारिक शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ देखेंगे जो प्रतिष्ठित भारतीय जो कॉमिक बुक कार्टून चरित्र जो चाचा चौधरी हैं उनको केंद्र प्रायोजित योजना नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है तथा नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था वो 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट्स एम्बिशियस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, एंड द ऑप्शन इज ए अक्षय कुमार, बी कंगना रनावत, सी पंकज त्रिपाठी एंड डी विद्या बालन, एंड द राइट ऑप्शन इज बी कंगना रनावत। यहाँ देख लेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, उनको जो है कि राज्य की एक महत्वाकांक्षी जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद, उसका जो है कि ब्रांड एम्बेसडर
नामित किया है। और सीएम योगी ने कंगना को एक चांदी का सिक्का भी भेंट किया और जिसका इस्तेमाल जो है कि राम जन्मभूमि पूजन के लिए किया गया था। तो देखेंगे एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं वो कंगना रनावत चुनी गई हैं और यह योजना जो है वो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि चर्चा में रहा शब्द जो है मोलनुपिरवीर, ये क्या है और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कोविड औषधि, ऑप्शन बी है कीट की प्रजाति, ऑप्शन सी है सौंदर्य प्रसाधनों में पाया जाने वाला रसायन और ऑप्शन डी है लद्दाख में पाया जाने वाला औषधीय पादप। अब इसको देख लेंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऑप्शन जो इसका ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो मोलनुपिरवीर है ये एक कोविड औषधि है। यहाँ इसको देख सकते हैं कि हाल ही में भारत ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 2 टीके, इसमें टीकों का नाम यहाँ देखेंगे कॉर्बोवैक्स तथा कोवोवैक्स, कार्बेवैक्स तथा कोवोवैक्स एवं एक दवा जिसका नाम है मोलनुपिरवीर, इसको मंजूरी दी है और यह वायरस के आनुवंशिक कोड में त्रुटियों को पेश करके काम करता है जो है कि प्रतिकृति को रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि स्वर्ण पदक जीतने के कारण हाल ही में चर्चा में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है। और यहाँ जो है कि ऑप्शन हम देख सकते हैं, ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन तथा ऑप्शन डी है निशानेबाजी। यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर who was is the news recently due to winning gold medal is related to which sports, and the option is A table tennis, B lawn tennis, C badminton and D shooting, and the right option is option D shooting। देखेंगे ये जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं वो निशानेबाजी से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की, यहाँ देख लेंगे पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता तथा युवा खिलाड़ी के फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जो है जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है। तो इस प्रकार हम इनको देखें अगर तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो हैं वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगला प्रश्न है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत के पासपोर्ट धारकों को कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन को, इन हाउ मेनी कंट्रीज पासपोर्ट होल्डर्स of India's are allowed to travel visa free as per Hanley Passport Index 2021, and the option is 59, B 68, C 78 and D 88, and the correct option is option number A 59 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट के साथ जो है अब लोग जो 59 देशों के स्थानों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं और यह इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो IATA है उसके डेटा पर आधारित है तथा लिस्ट में जो भारत का स्थान है यानी कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 84वां है।